इंडस्ट्रियल फील्ड से लेकर एजुकेशन पॉलिसीज में भी यहाँ के गवर्नमेंट अच्छी तरह से सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। यही नहीं, यहाँ के मूल निवासी जिसकी कोई प्राइस नहीं है, अगर ये प्राइस आने वाले 10 साल अगर नहीं मिली तो हमारा एजुकेशन सिस्टम से लेकर हर चीज में क्राइसिस आ जाएगी। आज भारत के हर कोना एक संगठन के रूप में डेवलप कर रही है, लेकिन आपने कभी आदिवासी के लिए कोई खास संगठन का नाम सुना है? दोस्तों, आपने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि आदिवासी ने आज तक कोई संगठन उतना बड़ा बनाया ही नहीं जो फेमस हो सके, जिसकी बात गवर्नमेंट सुन सके। 86.21 अरब टन है, यह हमारे देश का लगभग 26% से भी अधिक हिस्सा है। भारत में झारखंड सर्वाधिक कोयले भंडार वाला देश, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इस 100% में से 10% हिस्सा ही स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है। बाकी 90% कोयला जो है वो निर्यात कर देता है। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे। हमारा सोना झारखंड, ये वर्ड आज वर्ल्ड में उतना ही फेमस है जितना कि ब्रिटिशियर्स के समय भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। आज झारखंड के पास क्या नहीं है? झारखंड के पास अमेजन की तरह वर्षा वन से लेकर यहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, जिनमें बहुत सारे दुर्लभ प्रजातियों का आवास बना हुआ है। झारखंड वर्ल्ड के लिए फेफड़ा से कम नहीं है। आज वीडियो में हम आगे जानेंगे कि कैसे एक स्टेट 27 स्टेट को हैप्पीनेस रख रहा है, लेकिन 27 स्टेट सिर्फ एक स्टेट को खुश नहीं देखना चाहते हैं। आज जानेंगे कैसे झारखंड के खोखला किया जा रहा है। झारखंड में सीमित जो कोयला है उसको कैसे प्रतिदिन बाहर के स्टेट में सिर्फ भेजा जा रहा है, बिना कोई प्राइस और बिना कोई फायदा दे। इंडस्ट्रियल फील्ड से लेकर एजुकेशन पॉलिसीज में भी यहाँ के गवर्नमेंट अच्छी तरह से सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। यही नहीं, यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को भी यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट तुच्छ सी सैलरी देकर उनका एम्पावर दिखाने से रोका जा रहा है। आइए दोस्तों, आप समझते हैं कि यहाँ के मूल निवासी आदिवासी यहाँ के मूल हकदार है। वे ब्लैक डायमंड से लेकर यहाँ के जंगलों को मेन चीज वही हैंडल करते हैं और उनको इस चीज से स्टेट गवर्नमेंट दूर रखती है। दरअसल आदिवासी वर्ड कोई परंपरा या आदि मानव से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर यह वर्ड दे दिया गया। आदिवासी वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट में आदि, सेकेंड में वासी। आदि का मतलब है परंपरा और वासी का मतलब है यहाँ के मूल निवासी, जो यहाँ पे स्टार्टिंग के समय से रहती आ रही है। जंगलों को वो सेफ्टी से रख रहे हैं। भारतीय संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग प्रायः उनकी जनजातीय समुदाय के लिए की जाती है, जिनकी कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज, संस्कृति एवं पुरानी परंपरा होती है। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायः शेड्यूल्ड ट्राइब के अंडर में रखती है। दोस्तों, क्या आपको पता है आदिवासी समुदाय सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये यहाँ के पहाड़ों, जंगलों एवं जंतुओं को भी संग्रहित कर उनको डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाने में अपनी योगदान दिया करती है। औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिशियर्स ने इन पे रूल किया। इनमें सबसे खास मेंबर बिरसा मुंडा, सिधो कान्हू जैसे महान लोगों ने इनके प्रति लड़ा एवं एक समुदाय बना के साथ चलने एवं एकता से रहने का प्रतीक भी दिया। ब्रिटिशियर्स के कारण ही ये लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग समुदाय बनाकर एक में सम्मिलित होकर एक एकता से लड़ने के लिए सीखा एवं अपनी भूमि को बचाकर किसी फ्यूचर जनरेशन के लिए रखने के लिए भी सीखा। इस स्टेट की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टेड के साथ साथ प्रीसियस रही है। यह स्टेट कैसे बिहार से अलग होकर एक अलग पहचान बना। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट पे। झारखंड शब्द की उत्पत्ति प्रायः 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट में झार और सेकंड में खंड। झार शब्द की उत्पत्ति जंगलों के कारण हुई है और खंड शब्द की उत्पत्ति कोई भूमि का टुकड़ा से हुआ है। इस राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, जो बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। इस राज्य की कल्पना करने से पहले यहाँ के लोग बिरसा मुंडा, सिधो कान्हू जैसे देश को ब्रिटिशियर्स के सामने सर ऊंचा रखना सिखाया। फिर भी इन्हें सेंट्रल लेवल की किताबों में अक्सर चर्चा नहीं की जाती है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खुट्टी क्षेत्र के उलिहातू नामक गांव में हुआ था। ये मुंडा समुदाय से रिलेटेड थे। इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा था, इनके माताजी का नाम करनी देवी। बिरसा ने बचपन से ही आदिवासियों को गठित करना चालू कर दिया। अंग्रेजी शासन, जमींदारों और साहूकारों के कारण आदिवासियों की जमीन और जीवन लगातार प्रभावित हो रही थी। उस समय आदिवासियों का सबसे बड़ा समस्या था उनकी जमीन को छीना जाना। ब्रिटिशियर्स के समय साहूकारों ने आदिवासियों के जमीन पे कब्जा किया। यही नहीं, उनको बहुत तरह से प्रताड़ित भी किया और उनके जमीन पे खासकर ऐसे फसल उगाने के लिए प्रेरित किया गया जो बहुत ही खेत के लिए अनुपयोगी होती है। बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में राजनीतिक शुरुआत से अपनी स्टार्टिंग नहीं की, बल्कि सामाजिक और धार्मिक
कारणों को लेकर इन्होंने अपना आंदोलन को चालू किया ताकि लोकल लेवल पे चेंजेस की जा सके, जिनके कारण से लोग बिरसा मुंडा को धरती आबा कहने लगे। धरती आबा का अर्थ है धरती का पिता। बिरसा अपने साथियों को अपने जंगलों एवं समुदायों पे गर्व करना सिखाया। उन्हें ये भी सिखाया कि मदिरापान हमारे लिए हानिकारक है, हमें एकता में रह के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एकता से बड़ी कोई कड़ी नहीं होती। अगर हम एकता में रहेंगे तो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। बगावत करके हम अपने देश को भी आजाद करा सकते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के आसपास उलगुलान का व्यापक आंदोलन रहा दोस्तों, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को शोषण से मुक्त करना था, जो अपने पारंपरिक अधिकारों के रक्षा करने के लिए अंग्रेजी शासन और उसके सहयोगी शोषणकारियों के विरुद्ध संघर्ष करना था। उनमें इस आंदोलन में भारत के लगभग हर आदिवासी समुदायों ने सार्थक रूप से सहयोग किया। बिरसा के बगावत की लहर को देखकर ब्रिटिशियर्स ने इतनी छोटी सी उम्र में केवल 25 वर्ष में इनको 1900 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है एवं रांची जेल में रखी जाती है। अंततः 9 जून 1900 ईस्वी को इनको रांची जेल में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किस कारण से हुई ये आज तक किसी भी प्रकाशन में टोटली क्लियरिफाई नहीं की गई है दोस्तों। आज बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि साहस आत्मसम्मान एवं अधिकारों का प्रतीक है। हमें इसे खोना नहीं चाहिए, हमें अपने समुदाय में इसे हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। इसी की याद में हम 15 नवंबर को आदिवासी डे मनाते हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के रूप में आदिवासी समुदाय इनको गौरव दिवस के रूप में भी मनाती है। बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि आपकी एज मायने नहीं रखती। अगर आप में जुनून है, आप में करने की सामर्थ्य है, तो आप बहुत छोटे से उम्र में किसी भी काम को कर सकते हैं। बिरसा मुंडा ने केवल 25 ईयर्स की उम्र में उनको आज बहुत ही गर्व से नाम लिया जाता है। आज हमें भी झुकना नहीं चाहिए। हमारे स्टेट से जो जितने भी ब्लैक डायमंड निकलते हैं उनको रोकने के लिए अपने सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। आज भारत के हर कोना एक संगठन के रूप में डेवलप कर रही है, लेकिन आपने कभी आदिवासी के लिए कोई खास संगठन का नाम सुना है दोस्तों? आपने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि आदिवासी ने आज तक कोई संगठन उतना बड़ा बनाया ही नहीं जो फेमस हो सके, जिसकी बात गवर्नमेंट सुन सके। और यही खास आदिवासी संगठन नहीं होने के कारण जो यहाँ का मूल चीज है ब्लैक डायमंड, उसे गवर्नमेंट बिना परमिशन के यहाँ से निकाल कर ले जा रही है। इस पे सिर्फ यहाँ के मूल निवासी का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जीरो लोएस्ट प्राइस में यहाँ से ले जा रही है, वो भी फ्री, जिसकी कोई प्राइस नहीं है। अगर ये प्राइस आने वाले 10 साल अगर नहीं मिली तो हमारा एजुकेशन सिस्टम से लेकर हर चीज में क्राइसिस आ जाएगी। आइए एक ग्राफ के हिसाब से समझते हैं कि झारखंड को कैसे खोखला किया जा रहा है। आज झारखंड की टोटल कोयला भंडार मिनिस्ट्री ऑफ कोल के आंकड़ों के हिसाब से 86.21 अरब टन है। यह हमारे देश का लगभग 26% से भी अधिक हिस्सा है। भारत में झारखंड सर्वाधिक कोयले भंडार वाला देश है, लेकिन इस भंडार से प्रति वर्ष 191 से लेकर 206 मिलियन टन औसतन निकाला जाता है और प्रतिदिन लगभग 5.2 से 5.6 लाख टन कोयला खदानों से निकाला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इस 100% में से 10% हिस्सा ही स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है। बाकी 90% कोयला जो है वो निर्यात कर देता है। सिर्फ 10% ही हमारे यूजफुल में आते हैं, बाकी 90% कोई अदर स्टेट के इंडस्ट्रियल फील्ड में काम में लाया जाता है। आप तनिक सोचिए, इतनी कम कोयला को अपने स्टेट से निकालकर अपने स्टेट में प्रयोग किए जाते हैं, बाकी सब के सब निर्यात क्यों कर दिए जाते हैं? अगर ऐसा ही स्थिति चलता रहा तो मैं तो 20 साल की तो बात नहीं करता, मैं सिर्फ 10 साल की बात करूं तो यहाँ के खदान पूरी तरह से खाली कर दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोयला यहाँ से निकाला जा रहा है उस तरह से कुछ सालों के अंदर यहाँ से कोयला निकालने का जो प्रोसेस है वो और भी बढ़ा दिया जाएगा। यही नहीं, यहाँ के जो मूल निवासी है, जो यहाँ का मूल खदान है, उसे भी सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से समन्वय ही नहीं बना पा रही है, और यही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच समन्वय नहीं बनने के कारण यहाँ पर जो मूल निवासी आदिवासी है उनको किसी भी तरह के 0% भी फायदा नहीं हो पाएगा, एवं उनके जंगलों को ऐसे साफ किया जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। और इस निर्यात पे अगर आज प्रतिबंध नहीं लगाया गया दोस्तों तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन इतना कष्टदायी होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। आप तनिक सोचिए, हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इंडस्ट्री लगाएगी? हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा? हम किस तरह से नेक्स्ट लेवल एवं डेवलपमेंट स्टेट की कल्पना कर सकते हैं?